नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बिहार में एनडीए अपनी बम्पर जीत का जश्न तो मना ही रही है, दूसरी तरफ लालू परिवार में आपसी कला कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बहू ऐश्वर्या, फिर तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और जयचंदों पर जो संगीन आरोप लगाए, उसके बाद परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू और राबड़ी देवी तेजस्वी से नाराज भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने खासम खास लोगों पर विश्वास जताए बैठे हैं, दूसरों के लिए वो अपनों से दूरियां बना रहे हैं। दिन भर तेजस्वी की आवाज पर पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी ने काफी समझाइश की। तीनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन अभी इस ड्रामे का क्लाइमैक्स खत्म होने के नाम नहीं ले रहा। रोहिणी पर लगे आरोपों पर भाई तेज प्रताप ने जयचंदों को साफ साफ वार्न कर दिया। अभी तेजस्वी यादव ने समझाइशों का दौर चल रहा है, तो आप जान रहे हैं नतीजा क्या कुछ आया, वो अलग चीज है। पॉलिटिकल बयानबाजियां चल रही हैं, वो भी अलग चीज है। लेकिन किसी भी परिवार से इस तरह की चीजें निकल कर आना, कल दिन भर इसी को लेकर लगातार मंथन चिंतन होता रहा। एक तरफ जहां एनडीए बड़ी तैयारियों में जुट चुकी है, फॉर्मूलाज पर मंथन चिंतन हो रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी में भी बैठकों का दौर है, समझाइश का दौर है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद 20 नवंबर को ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। नीतीश कुमार गेम चेंजर के रूप में सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में भी घमासान बढ़ता जा रहा है। पहले बहू ऐश्वर्या राय को घर से निकाला, फिर तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल किया गया, तो अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आरोपों ने आरजेडी में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी के आवास पर बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इस पूरे विवाद पर रोहिणी और तेज प्रताप का क्या कहना है, वो पहले सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। लालू परिवार में चल रहा ड्रामा पुराना है और पूरी कलह के पीछे तेजस्वी के ही दो जयचंदों का नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने घर में हुई गर्मागर्म बहस के दौरान बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल दी है। रोहिणी सिंगापुर से पटना आई और प्रचार में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें सीमित जगहों पर ही भेजा गया। इसके बावजूद तेजस्वी ने हार का ठीकरा उन पर फोड़ा तो रोहिणी को नागवार गुजरा। बहरहाल लालू फैमिली में चल रही कलह का राजनीति पर असर पड़ता नजर आ रहा है और ये भी साफ है कि अगर ये ड्रामा लंबा चलता है तो कहीं न कहीं पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में ताजा समीकरण आप देख रहे हैं, एक तरफ जश्न है, एक तरफ जीत का जश्न है, दूसरी तरफ मंथन चिंतन हो रहा है। कहीं ना कहीं हार को लेकर गिल्ट भी होगा, मंथन चिंतन भी चल रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, आम कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। जो लोग कल तक रोहिणी आचार्य को रोहिणी दीदी 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 कहकर संबोधित करते थे, आज वो शांत हैं। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं दीदी जो कह रही होगी ठीक ही कह रही होगी, लेकिन खुलकर बात करने से वो भी बच रहे हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि आलाकमान की तरफ से क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। और जब खुद परिवार के मुखिया, पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी की मौजूदगी है, तो ये माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट कर ले। और हर कोई ये चाहता है। पॉलिटिकल बयानबाजियों का दौर लगातार चलता ही रहा है, पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर चलता रहा है, वो अच्छी चीजें हैं। लेकिन अब किसी परिवार को लेकर, किसी परिवार में इस तरह की टूट हो, उस पर कोई भी पॉलिटिक्स को कोई पसंद भी नहीं करेगा। बड़ी बात यह है। अब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी प्रवक्ता राकेश पोदार साहब जुड़ चुके हैं। राकेश जी, नमस्ते कर रहा हूं, आपका बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है। मेहनत तो आपने जबरदस्त की, इस बार के चुनावों में जनता के बीच भी गए, फिर जब जनता ने आपके गले में वो माला डाल ही दी, जीत का सेहरा आपको पहनाई दिया, तो मिठाई भी आपने खाई ली होगी, लिट्टी चोखा भी सबको खिला दिया होगा। हमारी दावत तो बाकी है। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए राकेश पोदार साहब, सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बिहार में बंपर मैंडेट तो मिल गया, लेकिन यहां पर आपकी प्राथमिकता क्या कुछ रहने वाली है? स्थिरता, स्टेबिलिटी, बिहार को एक स्टेबल सरकार देना, या फिर जो पार्टी इतने सारे गठबंधन को लेकर आप चले हैं, बड़ा परिवार लेकर आप चले हैं, उसमें स्थिरता लाना?
उनको संतुष्ट देखिए रखना। रोहित जी, जी पहले तो मैं बिहार की धरती को प्रणाम करता हूँ, जी। जिन्होंने झोली भर भर कर हाँ मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर बचन न जाई। जी। हमने जो वचन दिया है बिहार की जनता को, हाँ जो हमने संकल्प लिया है, 5 वर्ष 1680 दिन 24 घंटे में उनकी सेवा करूंगी। वाह जी वाह। फिर मैं बिहार की धरती को प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ, या देवी सर्वहेतु शक्ति रूपेण स्था, नमः तस्से नमो नमः। हे धरती माँ, मुझे शक्ति देना, प्रदान करना कि मैं बिहार की जनता की सेवा करूं, बिहार की सेवा करूं। ठीक है। बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने बिहार को बुद्ध की धरती को हाँ बुद्धू बनाने के लिए चला था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने संकल्प लिया है रोहित जी, मैं उसको पूरा करूंगा और करने का भी काम करूंगा। और हमारा संकल्प जो होता है, देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प होता है, हमारा वाकई पूरा बड़ा परिवार है। आज हमारे पास लगभग 1700 विधायक हैं पूरे देश के अंदर, और 1700 विधायक हैं, 240 लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, सभी एमएलसी हैं। सभी को लेके चलने का काम हम लोग करते हैं। और साथ में अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं, चाहे दलित हैं चाहे मादलित हैं, अति पिछड़ा है पिछड़ा, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और हम करने का भी काम करते हैं रोहित जी। लेकिन दूसरे लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। राहुल गांधी जी बिहार आए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर आए, 110 विधानसभा 16 जिला में जाने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीता। फिर किनको पहुंचाए? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो कहते हैं बिहार एक छोटा मोटा राज्य, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते थे। उसके बाद रेवंत रेड्डी को लेके गए तेलंगाना के, उन्होंने बिहार के लोगों का डीएनए की बात कही। दयानिधि मारन को ले गए, क्योंकि बिहार के लोग शौचालय साफ करने आते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को ले जाने चाहते। फिर प्रियंका गांधी को लेके गई, उत्तर प्रदेश गई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश से गायब। अब आ गई बिहार की महिलाओं को ठगने के लिए। लेकिन बिहार की महिलाएं जानती थी ये प्रियंका गांधी जो बोलती है ना, सही नहीं बोलती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ठगने का भी काम किया, अब बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया। लगातार मैं कर रहा हूं। और रोहित जी, एक चीज और जानने की जरूरत है। उसके बाद इन्होंने लाया एक घोषणा पत्र। हमारा तो संकल्प पत्र होता है, जो संकल्प लेते हैं। हमने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन इनके पास था घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में इनके वादे जो थे कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार को नौकरी दूंगा, ये कभी हो नहीं सकता था। जीविका बहनों को ठगने का काम किया कि मैं लगभग 30,000 रुपया हर जीविका बहनों को दूंगा, वो हो नहीं सकता था। ठीक है। और उसके बाद इनके घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब, उसके बाद राहुल गांधी की तस्वीर गायब, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर गायब। बहुत सारे मुद्दे थे, बिहार की जनता ने इनको नकारने का काम किया। फिर एक गाना चलाए थे, कट्टे पे कट्टा छर्रे पे छर्रा, गोली चलेगा भैया जीतेंगे। बिहार की जनता जान गई भैया। हम तो आज गुलामी तो अभी तक भूल नहीं पाए रोहित जी, तो जंगल राज कहां से भूल जाते। उसके बाद राहुल गांधी जी, हम सोचते थे कि थोड़ा सा इनके राहुल गांधी जी के पास दिमाग उमाग आ गया है। उन्होंने बिहार में घूमने का काम किया। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे नाले में, तालाब में। राहुल गांधी जी को बोला कि ये नदी है, आइए नदी में कूद जाइए, एक गंगा पानी है। गंगा समझ के कूद गया। जब कूदा तो देखा पानी जब सूंघा तो बोलते हैं रोहित जी कि अरे तुमने तो नदी बोला था, गंगा जी बोला था, नाले में कूदा दिया। वही रन फिल्म आपने देखा होगा ना, वही सेम राहुल गांधी जी ने करने का काम किया। बिहार क्या फिल्म आप लोगों ने तो पूरा, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे बिहार को आपने एक अलग फिल्म दिखा दी। जनता ने एक फिल्म बना दी और आपको उसमें बना दिया हीरो नंबर 1, और दूसरी तरफ क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। लेकिन अब उससे आगे बढ़ेंगे। रोहित जी, हम हीरो नंबर 1 नहीं है, हम सेवक हैं। हम सेवा करने आए हैं, हीरो नहीं। ये हुए इसी तरीके से जीत को विनम्रता के साथ कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये कोई सीखे भारतीय जनता पार्टी से। मुझे नीलाभ जी भी नजर आ रहे हैं। नीलाभ शाही सर तेज तरार प्रवक्ता हैं वीआईपी के। तुरंत आरोप पोदार साहब, आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। नीलाभ सर को भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। नीलाभ सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। नीलाभ सर, तमाम चीजें रही, घटनाक्रम ऊपर नीचे रहा। अब हर कोई कह रहा है कि गठबंधन तो हो गया जो हो गया, एनडीए को मिल गई बहुमत। आपको क्या लग रहा है, जनता के मुद्दे रहेंगे ना एकदम सेंटर में? जैसा पोदार साहब कह रहे हैं कि हम तो सेवक हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, 243 में से 203 सीटें इनको जनता ने दे दी। बहुत ही विनम्र, बहुत ही हम्बल नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दे रहेंगे कोर में, सेंटर में, या फिर बस वही सत्ता संतुलन, सत्ता संतुलन, सत्ता संतुलन? रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे बीजेपी के भाई बैठे हुए हैं राकेश जी, पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपको बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, और इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि आप बिहार के 13 करोड़ जनता को
जो आकांक्षाएं उन्होंने आपसे पाली हैं उस पर आप खरे उतरे, इसके लिए हम राकेश जी को पहले बधाई देते हैं और हम बिहार के जनता का और उनके दिए गए जनादेश का हम सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि अब जनता ने मैंडेट इनको दे दिया है और इससे पहले भी कई दफा जनता ने इन पर भरोसा किया है। बिहार के युवाओं के मुद्दे हैं, बिल्कुल है, पलायन के मुद्दे हैं, मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हमारे जो प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार जिनकी बनने जा रही है एनडीए की जी, हम आशा करते हैं कि वो बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बिहार की जनता जो पलायन से आज के सबसे ज्यादा पीड़ित है उन आकांक्षाओं पर उतरेंगे खड़े। बिहार में रोजी रोजगार के लिए कल कारखाने नहीं हैं तो आने वाले 5 वर्ष इनके लिए स्वर्णिम काल हो, कल कारखानों की भरमार हो, सिर्फ ट्रेनें न दी जाए बिहार को, कल कारखाने भी यहाँ पे लगे। हम इनसे आशा कर सकते हैं कि जनता का जनादेश एनडीए को मिला है तो एक विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको इनके जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा दिलाते रहे। ठीक है जी। नीलाभ सर, मैं आप हर एक चीज पर बात कर रहे हैं, अभी आपने राकेश पोद्दार जी को भी सुना होगा, उन्होंने श्लोक भी पढ़े, या देवी सर्वभूतेषु। अब पूरे देश में महिलाओं को लेकर क्या कुछ सेंटिमेंट्स रहता है, बहन बेटियों को लेकर क्या कुछ सेंटिमेंट्स रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो घटनाक्रम घट रहा है, रोहिणी जी जितनी हर्ट हुई, जिस तरीके से उन्होंने आकर मीडिया के सामने बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, इस पर कोई पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म में आना ये आपके लिए भी, क्योंकि मुकेश सैनी साहब भी कितने क्लोज हैं तेजस्वी जी के, ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं, आपके इतने क्लोज उस परिवार में अगर इतना बड़ा घटनाक्रम घट रहा है तो ऑब्वियसली लोग आपसे भी सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है। क्योंकि रोहिणी जी कह रही हैं कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी किसी घर में पैदा ना हो, जिस घर में भाई हो तेजस्वी जैसे भाई हो, उस घर में बेटियों का होना ही नहीं चाहिए। कई संगीन आरोप लगा दिए उन्होंने। रोहित जी, सबसे पहले तो यह हमारे दायरे में नहीं आता है, ये किसी के परिवार का व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, तो इसमें हमारा तो अधिकार क्षेत्र है नहीं। और अगर रोहिणी बहन ने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए, कुछ क्रियाकलापों पर उन्होंने आरोप लगाया है, कुछ उनको दिखा होगा तो उन्होंने आरोप लगाया है। अब ये तो हमारे सहयोगी दल का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि घर की बातें बाहर ना आए, घर में बैठ के उसको सुलझा लें। रही बात कि चुनाव में हमारे इंडिया गठबंधन के सभी जितने भी घटक दल हैं, जहां भी हमसे कोई कमियां हुई है उसके लिए मंथक बैठक होंगे, उस पर हम विचार करेंगे कि कहां कहां हमसे कमी हुई है कि हम जनता के आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। रही बात कि रोहिणी बहन के मुद्दे को माई बहन योजना या जो है सम्मान से जोड़ने का अगर विपक्ष प्रयास कर रहे हैं तो ये आधारहीन है। ये वो किसी परिवार का एक व्यक्तिगत मामला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीलाभ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो परिवार का एक व्यक्तिगत मामला, इसलिए मैं उसमें ज्यादा घुस भी नहीं रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खुद रोहिणी आचार्य एक पॉलिटिशियन है ना, आपके जो चीफ हैं सानी साहब, उन्होंने हमेशा कहा ना कि मैं जात पात की नीति तो राजनीति में करता नहीं, भले ही किसी एक खास वर्ग को आप लोग रिप्रेजेंट करें, लेकिन सब पर आपकी नजर है, कैनवस आप लोगों का बहुत बड़ा है। उन्होंने हमेशा महिलाओं को लेकर भी बात करी है, तो क्या ये एक्सपेक्ट ना किया जाए अगर कोई महिला ये कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वीआईपी पार्टी भले ही आप लोग साथ में है, स्टैंड तो लेंगे ना उनके लिए? नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको मैंने पहले ही कहा, ये किसी पहले परिवार उसके बाद पार्टी, ठीक है, वो किसी परिवार की बेटी है तो पहले वो परिवार में क्या चीजें होती हैं व्यक्तिगत मामला है, वहां पे हमारे हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रही बात, हमारी पार्टी तो शुरू से माता बहन के सम्मान की बात करती आई है। मैंने आपसे सवाल अब हम लोग तो वैसे नहीं है कि जो है 10,000 दे के माँ बहन को बाला फुसला ले। अब तो आने वाला समय बताएगा, जिस तरीके से माता बहनों को बिहार चुनाव में बरगलाया गया कि हम
जो है 2 लाख रुपया देंगे। हाँ। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि 2 लाख बिहार की माता बहनों के अकाउंट में और मैं तो कब कह रहा हूँ आएगा। शाही सर आप कहिए, मैं इंतजार नहीं कर रहा, हम विपक्ष में बैठ के दिलवाने का काम करेंगे। मैं तो ये अरे चाह रहा हूँ मेरे बिल्कुल साथ दिलवाने का काम है ना, करेंगे, तभी तो ये हम हुई बोल बात, रहे हैं, ये ऑन बात हुई। कैमरा आपके मेरे साथ सामने 2 और हम गेस्ट बोल जुड़ रहे गए। हैं, शाही साहब, बोल मैं रहे हैं तुरंत उनका एक रिएक्शन ले लूं, फिर ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। जी। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपको नमस्ते करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही जावेद रहमानी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जावेद सर, इस्तकबाल आपका भारत एक्सप्रेस के इस शो पर, नमस्ते। संजय सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अभी शाही जी ने एक सवाल ही मेरे सामने रख दिया कि ये जो है पारिवारिक मामला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, पारिवारिक मामला या फिर इसके राजनीतिक संकेत भी हैं? नहीं, रोहिणी आचार्य जी छपरा से चुनाव लड़ी थी। यस। तो लोकसभा का जब वो चुनाव लड़ी थी तो इसको पारिवारिक मामला कैसे कहेंगे? पारिवारिक तो है ही। हाँ। उनकी राजनीतिक सक्रियता और राजनीतिक भागीदारी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो अगर रोहिणी आचार्य जी कह रही हैं कि अगर हमने कुछ कहा, भाई ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां नहीं हो, ये अलग पार्ट है कि वहां सब कुछ तेजस्वी जी ही तय करते हैं। हाँ। लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी मौन धारण कर लिए हैं। लेकिन अगर वो सलाह ही दे रही थी रोहिणी आचार्य अपने भाई को कि अगर चुनाव में हम लोग अच्छा नहीं किए, चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके क्या कारण है, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो जो शब्द वो इस्तेमाल की कि जिस तरह से मुझे अब्यूज किया गया, जिस तरह से मुझे मेरे ऊपर चप्पल फेंका गया, और अपने पिता और अपनी माँ के बारे में कह रही थी कि वो रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। हाँ, तो इसको हम केवल परिवार से जोड़ करके ना देखें। क्या वो परिवार जो कल विपक्ष में बैठेगी, उस परिवार के अंदर में कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है क्या? और जगदानंद सिंह आज गए थे मिलने लालू प्रसाद जी से। जगदानंद सिंह उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे वक्त तक जी। लालू प्रसाद जी शायद जो खबरें आ रही थी कि फूट फूट करके रो रहे थे और ये कह रहे थे कि पार्टी में हमारी बात अब नहीं मानी जा रही है। क्या बात? तो क्या माना जाए, क्या माना जाए कि लालू प्रसाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद जी का जो कद है उस पर आज भी जनता भरोसा करती है, बिहार की जनता जी बिल्कुल करती है। 35 वर्षों से राजनीति के जो व्यक्ति केंद्र में रहे हों, चाहे वो पक्ष में रहे हों, विपक्ष में रहे हों, लालू राजनीति की धुरी बने रहे हैं बिहार में। वो लालू प्रसाद जी के भी ये हालत हो गई कि कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। और उसके बाद एक बेटी जो रात में रोते हुए घर से निकलती है, मैं केवल उसको राजद परिवार से जोड़कर नहीं देखता हूँ, वो तो बिहार की बेटी है। और किसी भी बेटी के लिए जो डेमोक्रेसी की बात करती है कि इसके कारण क्या है और कारणों में आपको जाना चाहिए, तो बदले में उसको गालियां मिलेगी, चप्पल मिलेगा। मैं मानता हूं कि ये जो भी हुआ, जिस वजह से हुआ, वो प्रोवोक करने का कौन सा कारण उस समय बना वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन शायद इस तरह की भावना, इस तरह की पीड़ा जब असह्य हो जाती है, तभी कौन व्यक्ति चाहेगा कि परिवार की कोई कमी, कोई घटना, कोई ऐसी बात हम सतह पर लाके बाहर बताएं। सही बात कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि रोहिणी के बाद में जो तीनों बहनें वो भी चली गई, वो भी घर से निकल जाती हैं। यस, तीनों बहनों का घर से निकल जाना। रोहिणी आचार्य का आप देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका बयान जी, और पटना एयरपोर्ट का पर बयान। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो जाते जाते उनके गले रूंध जाते हैं, उनकी पूरी आवाज नहीं निकल पाती है, वाक्य पूरा नहीं कर पाती है। तो ये इस तरह की बात कि जिसमें, और तेज प्रताप जी का बयान देख लीजिए। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तो बर्दाश्त कर लिया, बहन के साथ नहीं होगा, सुदर्शन चक्र के ऊपर चप्पल अगर चलाया जाएगा तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, लालू प्रसाद जी आदेश करें। तो मैं इसको इस रूप में मानता हूं कि लालू प्रसाद जी अब इतने असहाय हो गए हैं कि अब वो इस तरह की चीजों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। कहने का तो हम लोग डिबेट में 4 लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन इसकी इजाजत है ना कि अपनी बात लोग कहेगा। रोहिणी आचार्य क्या कह रही थी, वही तो कह रही थी। और तेजस्वी जी गुस्से में आ गए, तुम्हारी वजह से हार हुई, अब तो तुम खुश हो ना। शायद वो तंज और व्यंग की जो इन लोगों का जो आपस का जो विवाद था, वो इस तरह के क्लाइमेक्स पर चला गया जिसकी परिणति देखने को मिली कि वो क्या क्या बोल गई रोहिणी।
और उसके बाद तो फिर उस परिवार में जो चीजें आई, तो मैं इसको केवल परिवार तक अब नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि इसका क्या एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दे दिया कि आप लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक डमी इमेज की तरह रह गए। हम लगातार बात करते थे ना कि रिमोट से चल रहा, कोई रिमोट से चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डमी इमेज रहेगी कि अब लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ताओं को ये चीजें पसंद नहीं आएगी। मैं एक बार एक ओपनिंग ले लूं रहमानी साहब का। रहमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रहमानी जी, जिस तरीके का रिएक्शन आए, प्लीज आप मुझे क्लियर कर दीजिए, आपको नहीं लगता कि ये आरजेडी की इमेज के लिए और ज्यादा बुरा होगा, बदतर होगा? नहीं, बिल्कुल रोहित जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। खास करके मैं तो बिहार की जनता के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक पार्टी को, एनडीए को मैंडेट आया और ऐसे समय पे अगर महागठबंधन के अंदर परिवार के, जो हर परिवार में कुछ जो कुछ होते हैं, जाहिर है हम सब एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन परिवार से जब चीज बाहर आती है तो फिर परिवार का नहीं रहता। फिर वो जनता, उस पे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, जनता जानना चाहती है। फिर वो ऐसी पार्टी जो एक लंबे समय तक सत्ता में थी, अभी संजय जी सही कह रहे थे कि ये पूरे बिहार की बेटी के आन बान सम्मान का मामला है। तो बिहार की हर महिला उनके इस बयान से न सिर्फ अपने आप को देखती है और क्या पीड़ा हो सकती है बेटी की, वो महसूस कर रही है। ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें तेजस्वी यादव को सामने आकर के इन तमाम चीजों को क्लियर करना चाहिए, वरना इसमें जनता के बीच एक बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है। अभी तो आपको एनडीए के लोगों को साथ उनको घेरना चाहिए कि इतना बड़ा मैंडेट मिला आपको बिहार के लिए, क्या क्या आपने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरा होगा, पहली कैबिनेट में आप क्या पास करेंगे, जब तक ये सारे विचार पे बात होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी इस पे घेरती सरकार को, अभी तो खुद घिरे हुए हैं बुरी तरह। मुझे एक चीज और बता दीजिए, मुझे प्लीज आप ये बताइए ना कि ये चीजें जो निकल कर आई, ऐसा तो है नहीं कि घर के अंदर, देखिए सब एक बड़ा परिवार है, मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, मेरे भाई की कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है, मेरी बहन की कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में आप मेरे साथ जुड़े रहे रहमानी साहब, आरजेडी सबसे बड़ा फेस लालू प्रसाद यादव को ही मान रही थी, लालू जी नायक, जननायक, हर एक बात कही, लेकिन यहां से उनकी इमेज पर भी तो डेंट, अभी संजय जी भी कह रहे थे कि लालू जी के अब हाथ में कुछ चीजें रही नहीं, असहाय हो गए, डमी इमेज हो गई कि अब लालू जी की भी। लालू जी वाकई जो है एक तरह से सिर्फ पार्टी के नाम मात्र अध्यक्ष हैं। बाकी उनकी पार्टी में आज के समय में सच्चाई ये है कि कहीं उनकी कोई चीजों का, आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि घर के मसले पे लालू जी का कंट्रोल नहीं रहता? बताइए। एक पिता तो जाहिर है हर हाल में अपने बच्चों को, सारे बच्चों की चीजों को सुनता है, फिर पिता का निर्णय होता है। यकीनन पिता ने निर्णय दिया होगा, ऐसा तो नहीं है कि लालू जी कितने इस तमाम ऊहापोह से कितने वो आहत हुए होंगे, ये तो लालू जी खुद समझ रहे होंगे, एक बाप समझ रहा होगा। बिल्कुल, और वो रो तो रहे हैं, रोहिणी जी कह तो रही हैं कि लालू जी भी रो रहे हैं, राबड़ी जी भी रो रही हैं, अभी सर ने भी बताया, संजय जी ने भी बताया, अंदर सोर्सेज हैं, मुलाकात करने गए तो रो रहे थे, काफी बिलक रहे थे। हर्ट तो होगा ही, हर कोई होगा। पोदार जी जल्दी से आ जाइए। पोदार जी, आपने कहा ना या देवी सर्वभूतेषु, मैं तो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार एम फैक्टर ने आपको बम्पर वोट दिए, अब आपकी सरकार का क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है, कुछ तो बता दीजिए। हम सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ कयास लगा रहे हैं। पोदार साहब, आपके अंदर तक पहचान है पूरी, तो क्या कुछ फॉर्मूला हो गया? कैलकुलेशन, स्पेकुलेशन, प्रोबेबिलिटी सब हो गई? रोहित जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी, चिराग जी की पार्टी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब मिलकर निर्णय लिए हैं बिहार की विकास का। हमारे यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कौन मंत्री बनेगा, क्या बनेगा, हमारे अंदर भावना है विकास का। ठीक है, बिहार किस तरह आगे बढ़े इसकी चिंता हम करते हैं और करते रहेंगे। और 20 साल बिहार की जनता ने सेवा किया था, उसके आशीर्वाद के रूप में फिर 5 साल हमें मौका दिया है, तो मैं वचन देता हूं, मैंने पहले भी कहा कि हम उनकी सेवा करेंगे। 5 साल जो वादे किए उस वादे पे हम पूरा उतरेंगे। रोहित जी, मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक कविता बोलना चाहता हूं। भाई के लिए रक्षा का वचन, माँ पिता के लिए जीवन दान, बहन तो ईश्वर का उपहार है। जिससे पावन होता है वह इंसान है। रोहिणी आचार्य जी, हमारी बहन थी, छोटी हो या बड़ी हो, बहन तो बहन ही होती है। हम वादा करते हैं रक्षाबंधन के दिन जब जो राखी बांधती है, सूत्र बांधती है, तो हम रक्षा की वादा करते हैं कि बहन तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन राजनीति की स्तर इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि लोग अपनी बहन को भूल जाते हैं। आज अपनी बहन को लोग राजनीति के लिए अपनी बहन को भूल गए हैं। आपने देखा होगा कि
दुर्योधन किस प्रकार हस्तिनापुर जीतने के लिए दुर्योधन बन जाते हैं, हस्तिनापुर जीतने के लिए धृतराष्ट्र के रूप में आज लालू प्रसाद यादव जी हो गए हैं। गंधारी के रूप में राबड़ी प्रसाद देवी जी हो गए हमारी, जो राजमाता को उपाधि राष्ट्रीय जनता दल देती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो दुर्योधन है ही, उनके यहाँ एक संजय भी पहुंच गया। जिस प्रकार महाभारत में एक संजय था, धृतराष्ट्र जी को, गंधारी को और दुर्योधन को समझाते थे, आज उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल में एक संजय आ गए हैं हरियाणा से चलकर। ठीक है, जिनके पास बिहार के यादवों में किसी यादव को अगर वो सलाहकार बनाए होते तो राष्ट्रीय जनता दल की इतनी स्थिति नहीं गिरती, लेकिन उन्होंने हरियाणा की राजनीति करने वाले को हरियाणा से लाकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उनको तकलीफ तो होगा ही। बिहार की 14% यादवों को भी तकलीफ हो रहा है कि बाहर से एक व्यक्ति को लाकर आज हमारे सामने खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप को भी तकलीफ होता होगा, तेजस्वी जी को तो तकलीफ हो या ना हो, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य के रूप में जहाँ पे लालू जी रहते हैं, राबड़ी जी रहते हैं, वहाँ जहाँ तेजस्वी प्रसाद रहते हैं वहाँ संजय जी भी रहते हैं। तो आप समझ लीजिए संजय का क्या रोल होता है, चाहे महाभारत में हो चाहे आज की राजनीति में हो। तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि जहां भी रोनियाचार्य होंगी, चाहे हमारी मीसा बहन है, हम राजनीतिक रूप से हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन बहन तो बहन ही है। हम बहन की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार तैयार रहेगी। हम अपनी बहन की रक्षा करूंगा। मैं कहता हूं, मैं वचन देता हूं, अगर तेज प्रताप उनका भाई कृष्ण के रूप में वचन देता है तो राकेश पोद्दार भी वचन देता है, मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। जो सूत्र उन्होंने बांधने का काम किया है, लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ राजनीति दिखता है कि राजनीति किस प्रकार बिहार में किया जाए, सत्ता के सिंहासन पर बनने के लिए दुर्योधन किस तरह बना जाए, सत्ता के सिंहासन पर बनने के लिए फिरौन कैसे बना जाए, सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए इब्लीस कैसे बना जाए। ये लोग ऐसे हैं, मिर्ग बनकर बिहार की जनता को, सोने की मिर्ग बनकर बिहार की जनता को ठगने के लिए चला था। लेकिन बिहार की जनता ने इनको, बिहार की जीविका बहनों ने इनको दिखाने का काम किया कि अगर कोई सच्चा भक्त है, मैंडेट तो आपको बहुत तगड़ा मिल गया, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। और ये बात किसको नहीं पता था कि अंदर खाने मीसा भारती जी जो हैं, मीसा भारती जी थोड़ा असंतोष उनमें भी रहा, रोहिणी आचार्य जी उनमें असंतोष रहा, तेज प्रताप का क्या हाल हुआ, दबी जुबान, सब कुछ समझ ही रहे थे। आपको तो फायदा हो गया ना इसमें, कार्यकर्ता ही बट गया था। नहीं, किसी के परिवार का झगड़ा हो, पारिवारिक कला हो, राजनीति हम नहीं कर रहे। हमने कहा कि हमारी बहन है, हमारी बहन है, हम उनके लिए राजनीति नहीं कर रहे। हमारी बहन, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा तुष्टिकरण की। हमारी विचारधारा है कि राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार विकसित कैसे, उसकी चिंता उनकी पारिवारिक है, परिवार का है, राजनीति करते हैं, लेकिन विचारधारा अलग है। पारिवारिक मुद्दे हैं, उस परिवार के लिए हम खड़े, दुख सुख में वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, हम उनके लिए खड़े रहते हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए राजनीति, एकदम सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जहाँ परिवार की बात आए, चाहे लालू परिवार को, चाहे रामविलास पासवान जी की परिवार को, चाहे किसी की भी परिवार का हो, परिवार के साथ परिवार को, बिहार की 140 करोड़ जनता, समाजवाद इसी को कहता है, किसी की दुख के तकलीफ में खड़ा रहना इसी को समाजवाद कहता है। समाजवाद थोड़ी कहता है कि अपनी विचारधारा को बदल लीजिए, नैतिकता को बदल लीजिए। अच्छी चीज है पोद्दार साहब, ये अच्छी चीजें आ रही हैं आपकी तरफ से, हमेशा आप अच्छा ही बोलते हैं। शाही सर कुछ कहना चाह रहे हैं, शाही सर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज मुझे ये भी बता दीजिए कि टिकट देते समय हर कोई साधता भी है किस इलाके में कौन सी जाति का अच्छा खासा वर्चस्व है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार तो आपकी भी है, सीएम बनेंगे तो आपके भी सीएम होंगे, जो एक आम बिहारी है उसके भी सीएम होंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है इनके मंत्रिमंडल में जैसे टिकट शेयरिंग के दौरान वो जातीय समीकरण साधे गए, मंत्रिमंडल में भी दिखना चाहिए? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, यही बात तो हुई थी। शाही सर प्लीज बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। अब जो अभी पहले तो मैं इनका पोद्दार साहब का मैं जवाब देता हूँ। ये बहुत अभी लंबी चौड़ी बात, अभी इन्होंने रामायण महाभारत, पता नहीं बहन का सम्मान, बहुत कुछ बातें इन्होंने कह दी। अरे भाई साहब, वो किसी परिवार का व्यक्तिगत मामला है, उसके झगड़े पे आप इतना जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप मजा लेने बैठे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं उस परिवार पे। पहली चीज, अगर इतना ही बहन के मान सम्मान की बात करते तो आप लोग तो बिहार विधानसभा में महिला विधायकों को पिटवाए थे, याद कर लीजिए। उस समय आपका महिला सम्मान कहाँ था इन लोगों का? एनडीए की सरकार में ही 2 बार पिटाए है ना। रोहित जी, आप इनसे जवाब पूछिएगा कि महिला सम्मान की बात करने वाले लोग, माननीय महिला विधायकों को किन लोगों ने पिटवाया था? उस समय बहन नहीं थी वो किसी की माता नहीं थी क्या माननीय विधायिका? पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जात और दिए धर्म देख के तो ये लोग राजनीति करते हैं।
धर्मवाद की जब कुछ भी हो गया, विकास की बात इनसे पूछेगा कि भाई 20 सालों में आपने बिहार में क्या किया, तो ये आपको हिंदू मुस्लिम समझाने लगेंगे। आपको पाकिस्तान से मिसाइल बोलेंगे गिर रहा है बिहार पे, ये समझाएंगे आपको। आप जब इनसे पूछेगा कि आपने 20 सालों में कितने युवाओं को रोजगार रोहित जी, तो ये कहेंगे रोहित जी, मैं इनका जवाब दे ही देता हूँ। बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। विकास के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा, जनता ने मोहर लगाई। सुन लीजिए, आपने राकेश पोद्दार को छेड़ा है, राकेश जी, हमने आपके बोलने पे कुछ भी नहीं बोला। रोहित जी, हमारी बातों को पोद्दार जी, मैं दूंगा आपको मौका, एक बार सुन लेते हैं, दीजिए 40 सेकंड्स दीजिए, आ रहा हूँ रिएक्शन लूंगा आपसे। हम आप बिहार के सभी मतदाताओं ने आपको मैंडेट दिया है, 200 प्लस सीटें दी है, सरकार बनेगी। उस सरकार में हम लोग विपक्ष के भूमिका में है, तो हमारे सरकार भी आप ही हुए, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो किसी एक जाति विशेष पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो हमारी भी आकांक्षाएं हैं, आप इस पर अभी तिल मिलाइए नहीं, हम आपसे सवाल करेंगे। विपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है कि बिहार के 13 करोड़ जनता को जो आपने वायदे किए हैं उसको आप लोग को पूरा करना होगा। उसके लिए हम लोग मजबूती से आवाज उठाएंगे। तो आप मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों की राजनीति करिए। ये आप किसी के परिवार के व्यक्तिगत मामले पे राजनीति मत करिए। नहीं तो जवाब दीजिए, महिला विधायिका लोगों को आपने क्यों पिटवाया था? उस समय आपका माई बहन का मान सम्मान कहाँ था? बताइए, उसका जवाब दीजिए। जवाब अब लीजिए इनसे। बोलिए बोलिए पोद्दार साहब। रोहित जी, बोलिए। इन्होंने माँ बहन की सम्मान की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बराबर सम्मान दिया। अब इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, विपक्ष का होना चाहिए। मैं तो कहता हूं विपक्ष को हमने बनाने का भी काम किया। 2014 में विपक्ष का सीटें नहीं थी, तब भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कोई रूल्स लाइए जिसमें विपक्ष का नेता बीच सामने बैठे। हम तो कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता को चलाने का आनंद ही नहीं आएगा, इसीलिए विपक्ष की होना जरूरी है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी को अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो मैं बधाई भी देता हूं और उनको आग्रह भी करता हूं कि जब सदन चले तो बिहार विधानसभा में बैठने का भी काम करिएगा। विदेश मत चले जाइएगा। आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश चले जाते हैं, यहाँ बिहार विधानसभा का सत्र चालू होता है। सुन लीजिए, आपने जो प्रश्न पूछा, अरे आपसे निवेदन कर रहा हूँ मेरे भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, विपक्ष में बैठिएगा जरूर, प्रश्न जरूर पूछिएगा। रोहित जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न जरूर पूछिएगा। जब सत्र चले तो भाग मत जाइएगा। अब लोकसभा का सत्र चालू है 1 तारीख से, 1 दिसंबर से। राहुल गांधी जी को कहिएगा सत्र में बैठे, विपक्ष के भूमिका निभाए, निश्चिंत रहिए, भूमिका निभाइए, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है। हम लोग सड़क से सदन तक, अरे आपने जनता की आवाज को मैंने अपनी बात और आगे भी उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? 4 अगस्त 2025 को कहा राहुल गांधी जी को, एक हल्फनामे में 2022 के मामले में कहा राहुल गांधी जी को कि सुप्रीम कोर्ट कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है, बचपना है, प्रिंट मीडिया में छपने के लिए ऐसे काम करते हैं। 4 अगस्त 2025 का मामला है, सुन लीजिएगा, आदेश है सुप्रीम कोर्ट का 2022 का ये मामला में। मैं बार बार कहता हूँ विपक्ष की भूमिका निभाइए, अच्छी बात है। तो बोलिए ना, बिहार के लिए क्या करिए, युवाओं के लिए क्या करिए? राहुल गांधी जी अब तेजस्वी यादव पर आ जाएंगे। मैं आ रहा हूँ संजय सर, प्लीज संजय सर, अब आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ पोद्दार साहब, आ रहा हूँ शाही साहब, संजय सर के पास में जाना चाह रहा हूँ। संजय सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब एनडीए को लेकर भी तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए आपका जो एनालिसिस रहता है, अब कितने मंत्री किसके, किस कोटे से कितने मंत्री, ये तो चलिए उनका क्षेत्राधिकार है, मंथन चिंतन लगातार चल ही रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इनसे अपेक्षाएं और जिम्मेवारियां भी बढ़ी है। बिल्कुल है। और जितने बड़े बड़े गुलाबी सपने दिखाए गए हैं, अब तो सारे आकार लेंगे बिहार में। अब स्वर्ण युग की तरफ बिहार बढ़ेगा। वाह। कि कभी 26 इंडस्ट्रियल जोन हुआ करते थे बिहार में, अब तो अमित शाह जी कहे हैं ना भाई कि हम 25-26 चीनी मिलें शुरू करेंगे, हर जिले में इंडस्ट्री होगी, बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। आजादी के बाद से बिहार बाढ़ मुक्त नहीं हुआ, 5 वर्षों में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। सारे नदियों के गाद हटा दिए जाएंगे, नेपाल के साथ समझौता हो जाएगा। वो नदियां जो प्रलय बरसाती है बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में, उत्तर बिहार जो 70% उसका भाग बाढ़ में डूबा रहता है, अब वहां पर तटबंधों की जिंदगी पर गुजारने के लिए कोई व्यक्ति अभिशप्त नहीं होगा। क्या बात। और
एक एकेडमिक बिहार जहां पर बच्चे अब पलायन नहीं करेंगे, वो पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, बल्कि बिहार में ही वो चीजें आएंगी जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो अब तो बस इनको जिम्मेवारी है करने का, एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि जो संकल्प पत्र है, कभी संकल्प पत्र पर हम लोग बात कर लेंगे, जो बीजेपी ने रखा है या एनडीए का संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र में इतने गुलाबी सपने हैं कि मुझे तो लग रहा था कि बीजेपी शायद आजादी के बाद क्यों नहीं बिहार में सत्ता में आ गई। इतने दिनों के बाद इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको क्यों मिली भाई? अगर आ जाती तो शायद ये तस्वीर बिहार की अलग होती। तो मैं मानता हूं कि जिम्मेवारियां इनकी बढ़ गई है, लोगों की अपेक्षाएं इनसे काफी बढ़ गई है। विपक्ष सवाल पूछेगा, ठीक है, जो विपक्ष में है, जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो अब तो वो किनारे हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपके हिस्से में जनता का इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास आया है, तो हम लोग देखते हैं। मंत्री वगैरह की जहां तक बात है, तो वो तो जो उसका 15% का जो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, उससे बाहर तो जाएंगे नहीं। 36 मंत्री बनने मैक्सिमम ये बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी से शुरू हुआ है कि सुन रहे हैं कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनाइए, वो कह रहे हैं कि हमको ये बनाइए, विभाग में हमें, हमारे हिस्से में ये विभाग, उनके हिस्से में वो विभाग। लेकिन मेजॉरिटी इतनी कंफर्टेबल है कि इस मंत्रिमंडल के बंटवारे में मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिनाई इनकी होगी। वो जिनके जितने विधायक हैं उसके अनुसार बीजेपी भी, ये आपका जेडीयू, और जो इनके जो अलायंस पार्टनर हैं रामविलास पासवान जी का आरएलजेपी और आरएलएम और हम, इनको इस तरह से कर लेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर के थोड़ा दबाव है, और विभागों के बंटवारे को लेकर के हो सकता है कि इनके ऊपर दबाव है। ये कोई इंपॉर्टेंट विषय नहीं, इंपॉर्टेंट विषय वो है जिसकी बात मैं कह रहा हूं कि फिर अगर 2030 में अपने छोटे भाई रोहित जी के साथ मुझे बात करने का मौका मिला, तो उस गुलाबी बिहार की बात हम लोग करेंगे कि भाई देखिए कैसे बदला बिहार, जो बिहार हार गया था, जहां नीति आयोग की रिपोर्ट में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, जिस बिहार में लोगों के पास काम नहीं थे, जहां आज भी 61-62% साक्षरता है, जिस बिहार में आज भी 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 7% लोग मात्र ग्रेजुएट हैं, 14% मात्र 10th पास किए हैं। भाई देखिए ये बिहार 5 साल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो बदलते हुए बिहार की ये तस्वीर है जिसको कि भाजपा ने करके या एनडीए ने कर करके दिखाया। तो अब हम लोगों के पास उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, और मेरी शुभकामना है कि जो संकल्प एनडीए ने लिया है उसको जरा आकार देकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आऊँगा आपके पास इस चीज़ को लेकर भी। रहमानी सर प्लीज़ आ जाइए स्क्रीन पर। रहमानी सर प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, अब एनडीए के जितने नेता बाहर घूम रहे हैं, मीटिंग्स में बिजी हैं, बाहर आ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है कुछ हुआ, मौन है एकदम, यही रणनीति है क्या एनडीए की, या असहमति है, सोच रहे हैं ठीक हो जाए फिर ही बात करेंगे? वो आप देखें ना कि अभी संजय जी बता रहे थे कि इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी इनको माथापच्ची करना पड़ रहा है। ये तो अपने आप में अभी से एक सवाल खड़ा हो रहा है। भाई आपको तो पूरा बहुमत मिला है, आप क्यों माथापच्ची कर रहे हैं? भाई आप तो बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं ना भाई, आपके यहाँ तो कोई मतभेद है ही नहीं, जो आप कहते हैं वो हो जाता है। अब तो जितना काम इन्होंने बताया संजय जी ने, जो इनको मैनिफेस्टो में है, ये तो इनको आज से काम पे लग जाना चाहिए। जब ही बिहार पूरे भारत का गौरवशाली राज्य बनेगा। सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा यही था, पलायन को रोकना। आज देखिए कि हम जैसे बिहारी युवा चाहे जिस क्षेत्र में हो, बिहार के, भारत के कोने कोने में किस तरह से युवा बिहार का नाम आगे लेके जा रहा है। लेकिन एक पीड़ा है कि उसको अपने घर से, अपनी मिट्टी से दूर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों नहीं होगा कि बेंगलोर जो है, हमें बेंगलोर ना जाना पड़े, बेंगलोर पटना में आ जाए? ये संभव तो हो सकता है ना भाई, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर इतना प्रचंड बहुमत वहां के युवाओं ने दिया है, वहां की बहनों ने दिया है, वहां की माताओं ने दिया है, तो ये तो समझिए कि हम सबको, जो कहा जाता है, सपने रात में नहीं देखने चाहिए, सपने दिन में देखने चाहिए जो हमें सोने न दे। अब एक एक युवा बिहार का जो है, एक एक नागरिक जो है, वो सोएगा नहीं, उन सपनों को पूरा होते हुए देखना चाह रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में बनने जा रही है, अब बिहार फिर से भारत के लिए एक गौरवशाली राज्य बनेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। पोदार जी खुद अपने मन से कहेंगे अभी कि बिल्कुल एक एक नेता हमारे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ कागज पे नहीं होगा, सिर्फ माइक पे नहीं होगा, बल्कि जमीन पे दिखना भी चाहिए।
अब पोद्दार जी तो आप देखिए कितने हम्बल हैं, इतनी सीटें आ गई हैं तब भी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। पोद्दार साहब इतने हम्बल हैं कि जनता के सेवक हैं, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, होना भी चाहिए। इस बार बिहार की जनता मूड में भी थी, मोड में भी थी। जनता ने बदलाव का मन बनाया था अपने तरीकों से। जब इतना बड़ा वोटर टर्नआउट आया, उसने अपने आप में इतिहास रच दिया। तो अब सबसे बड़ी बात ये संजय हाँ, जी जो आंकड़ा बता रहे थे कि हाँ, बिहार में कितनी गरीबी है, हाँ, अब वो आंकड़ा जो है खत्म हो जाएगा 5 साल में। होना चाहिए, आप देखिएगा, होना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है रहमानी सर, आपको पूरा विश्वास है कि बस हो ही जाएगा। मोदी नीतीश 2 भाई हैं, वो दोनों काम ही कर देंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, इतना विश्वास है आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे विश्वास है। हाँ भाई विश्वास तो हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है। और अब इनके लिए दिक्कत क्या है? ठीक भाई है। केंद्र से पैसा की दिक्कत नहीं है, हाँ, वहां से खजाना खुला हुआ है। क्या बात ये है। भी नहीं है कि भाई हम नहीं देंगे। हाँ, भाई ऊपर बड़ा भाई, नीचे छोटे भाई। क्या बात है। तो सब कुछ ही अच्छा है, गोल्डन बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पोद्दार साहब, मैंडेट तो बड़ा मिल गया, जिम्मेदारी भी बहुत मिल गई। उम्मीदें आप देख लीजिए, मेरे पैनल पे ही 3 लोग हैं, तीनों के तीनों को कितनी उम्मीदें हैं। संजय जी ने पूरा आंकड़ा, वो पूरा एनालिसिस करके बैठते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि 2030 में आएंगे। मैं तो चाह रहा हूं, इतना आंकड़ा है संजय जी के पास, संजय जी का इतना शानदार एनालिसिस रहता है ना कि हमें भी सुनने में मजा आता है, जो आम दर्शक होता है उसको भी अच्छा लगता है। कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हर टीचर से ना वो पढ़ना, कुछ टीचर्स को मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ कि यार ये टीचर आ गए, अब ये समझाएंगे, ज्ञान देंगे। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं संजय जी जैसे, जो क्लासरूम में आए तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आज बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग तरीके से संजय जी जैसे प्रोफेसर हमको समझा देंगे। मैं तो चाह रहा हूँ संजय जी 2030 में आप भी उतर जाइए, आपके पास डेटा रहता ही है, आपको पता ही है बिहार को चाहिए क्या, तो आ जाइए आप भी। पोद्दार साहब तो वेलकम करेंगे ही आपका। नहीं, देखिए मैं रोक रहा हूँ रोहित जी, डेटा की बात नहीं है। हाँ, जो डेटा लेके आए थे उनका हाल देख रहे हैं, कहाँ पर है वो? हाँ, डेटा से कुछ नहीं चलने वाला। हाँ, डेटा जो लेके आए थे उनका हाँ, हाल देख लिया ना आपने, हम सब ने देख लिया ना डेटा कहाँ काम कर रहा है। ठीक अब आपको जमीन पे काम करना ठीक होगा। है। पोद्दार डेटा साहब, बहुत पोद्दार हो साहब, गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी 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 जी। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं डॉक्टर संजय जी को स्वागत करना चाहता हूं कि अगर आप हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत करता हूं। कम से कम हमारी जनता को और हमारे कामों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, विकसित बिहार बनाने में सहयोग करें, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। हाँ। किसी भी व्यक्ति को भारत का विकास चाहिए, बिहार का विकास चाहिए, तो सब मिलकर बिहार का विकास करें। रही बात, हमारे डॉक्टर संजय जी ने हमसे पूछा, तो नीति आयोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में 96% सुधार हुआ 2005 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पताल पर। ठीक है। लगातार। और इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो शिक्षा की पद्धति है, आज बिहार के अंदर 10वीं क्लास की परीक्षा होती है, उसमें लगभग 14 लाख बच्चे होते हैं, जिसमें 8 लाख हमारी बहनें होती है, छात्राएं होती हैं, छात्र होते हैं। ठीक है जी। 12वीं की परीक्षा होती है, उसमें 12 लाख होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारी बहनें, महिलाएं होती हैं। और हम महिलाओं के लिए लगातार हमने काम किया है। आज बिहार के अंदर गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है। बिहार के अंदर आज 6 करोड़ 15 लाख लोगों के पास खाता है, जनधन खाता है, जिस खाते से जीविका के माध्यम से हो, किसान निधि के माध्यम से हो, चाहे किसी भी योजनाओं के माध्यम से सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। आज बिहार के अंदर 15 लाख लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। बिहार के अंदर 50 पोद्दार साहब, ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई। ये सारी बातें आपने मेरे शो पे कही हैं, वो तो कह रहे हैं यहाँ से आगे बताइए, क्योंकि अब तो यहाँ से आगे 5 साल में हम गुलाबी जो वादे हैं, जो गोल्डन बिहार हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उस दिशा का विजन बताइएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो करना था वो तो कर ही दिया। विपक्ष, इंडिया ब्लॉक आप पर आरोप लगाता रहा, जनता ने सारे आरोप रख दिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कांग्रेस आज मेरे साथ जुड़ी नहीं, हो सकता है कांग्रेस वाले या आरजेडी की तरफ से मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये मैंडेट गलत है, मैंडेट गलत है, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। शाही साहब कम से कम उस दिशा में बात नहीं कर रहे। शाही साहब कह रहे हैं जनता ने मैंडेट दिया, जनता जनार्दन का फैसला सराखों पर। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप इधर उधर नहीं हो पाएंगे। आप नहीं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी है रोहित जी। हम अपनी जिम्मेदारियों से कहीं पीछे जाने वाले नहीं है। हमने चाहे हमारी सरकार, चाहे देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए, और हम श्वेत पत्र के माध्यम से 14 में 19 में बताने का काम किया, 24 में भी मीडिया के साथियों को बताने का काम किया कि हमने इतने वादे किए थे अपने संकल्प पत्र के माध्यम से, इतने वादे को हमने पूरा किया। हमारा सारा रिपोर्ट कार्ड होता है। और आपने देखा होगा बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले 6 महीना पहले हम लोगों ने, हमारे जितने भी एनडीए घटक दल के नेता थे, चाहे प्रवक्ता थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने जिला जिला जाके जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के साथियों को बताने का काम किया कि आपके विधानसभा में हमने ये काम किया, आपकी विधानसभा में ये काम किया। ये विधानसभा जिला स्तर पे हम लोगों ने बैठकें की, बैठक के माध्यम से हमने बताने का काम किया। और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, हमने 12 लाख दिया। हमने 30 लाख युवाओं को कह रहे थे कि
आत्मनिर्भर करूंगा। लगभग 49 लाख युवाओं को हमने आत्मनिर्भर करने का काम किया। बिजली 100% हमने घर में पहुंचाने का काम किया। 7 निश्चय पार्ट 1 चलाया, पार्ट 2 चलाया, पार्ट 3 का हम सौगात देने का काम कर रहे हैं। और नल जल योजना के तहत हम लोगों ने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। हमने जो वादे किए थे लगभग 95-96% हमने वादे को पूरा किया। अब जितने भी वादे हमने इस बार संकल्प पत्र के माध्यम से लिए हैं उस वादे को हम पूरा किए। देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मंचों पर जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से कहा कि मेरी गारंटी है, डंके की चोट पे मेरी गारंटी है कि कोई भी निवेश करना चाहे भारत से चाहे विदेश से बिहार आइए, मैं उनकी गारंटी लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, गर्दा उड़ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में अब गर्दा उड़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी, पलायन रुकेगा। हमने पलायन रोकने का भी काम किया। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर, यानी मतलब हमारा क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत यही कहता है कि हमारे बिहार के लोग जिन राज्यों में रहते हैं उन राज्यों में जाकर बताने का काम करें कि बिहार अब सुनने वाला बिहार नहीं रहा, अब बिहार देखने वाला बिहार है। पोदार साहब, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, और मैं जानता हूं आप जिम्मेदारियों से इधर उधर होंगे भी नहीं, होने भी नहीं देंगे। अब शाही सर, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, प्लीज जल्दी जल्दी रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, क्विक कमेंट्स। वो तो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, यही तो चाहिए आपको, मुझको, हम सबको यही तो चाहिए, बेहतर बिहार। बेहतर बिहार के लिए इंडिया गठबंधन भी दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे बड़े भाई राकेश जी भी ने कही है। 20 साल में आपने इतना बिहार को विकसित कर दिया है, नौजवानों को इतना आत्मनिर्भर कर दिया है कि ट्रेनें इस कदर भर के जा रही हैं, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। ठीक है, आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, आपने जो वादे किए हैं उसको आप निभाइए। हम लोग उस जनता के लिए लड़ते रहेंगे, सड़क से सदन तक, और आपके कर्तव्यों को हम याद दिलाते रहेंगे 5 वर्ष कि आपने जनता से क्या क्या वायदे किए। डन। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा, रियली सॉरी संजय सर, मैं आपके पास आ नहीं पाया, रहमानी सर आपके पास भी नहीं आ पाया, वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आगे भी हम जुड़ेंगे और मैं यकीन मानिए आज की जो कमी है वो आगे पूरी कर दूंगा। संजय सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। रहमानी सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। शाही साहब और पोदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।